हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है, जो हमारे बिजनेस लॉ की सीरीज़ चल रही है प्लेलिस्ट के अंदर, जिसके अंदर हम एक वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं, उसकी ये चैप्टर नंबर 13 की वीडियो है, जिसके अंदर हम आज चैप्टर कवर करेंगे इम्प्लाइड क्वेसी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। अब देखिए, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंटरनेट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? हमने ये बात करी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कि कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटीज़ होती हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। अगर एक भी वैलिड जो एसेंशियल है एलिमेंट जो है, अगर एक भी कम होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने से रोकता है, वॉइड हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमने बात करी कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। जब दो पार्टी किसी काम को करने के लिए एग्री होती है, फिर उसको रजिस्टर किया जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है और अंडर द लॉ एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। जब वो कोई भी दो पार्टीज का एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है। यानी कि एक एक जो पार्टी ने क्या किया, ऑफर किया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया, फिर जाके वो एग्री हुए, एग्री होने के बाद उसको लॉ से एनफोर्स कराया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात कर रहे हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं गया, मतलब कि ना एक पार्टी ने ऑफर किया, ना दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया और उसमें पार्टी अपने आप अंडर आ गई, तो वो क्या हो गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देखिए पढ़ते हैं। The absence of one of the more of the basic element does not make a valid contract, but some relationship are such that even though they are logically not contract, कुछ ऐसी relationship भी होती हैं कि वो logically contract नहीं है, they create the same type of obligation and valid contract, वो भी फिर भी create करती हैं same type of obligation और valid contracts को। Under certain condition the law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract is। रियल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, किसी पार्टी ने ऑफर नहीं किया, किसी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी एक अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया और लॉ ने बाउंड किया उसको परफॉर्म करने के लिए। ऑब्लिगेशन जो लगाए हैं वो लॉ ने लगाए, कानून ने लगाए हैं। दिस ऑब्लिगेशन आर नोन एज क्वेसी और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इवन दो देयर इज अ नो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी, एग्रीमेंट भी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है पार्टीज में, दे आर प्लेस्ड इन अ पोजीशन एज इफ दे आर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। वो इस पोजीशन में अपने आप आ गए, लॉ ले आया उनको, कानून ले आया इस पोजीशन में कि वो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कोई डेफिनेशन प्रॉपर नहीं दी है कि क्वासी और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बट फिर भी अगर हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की एक अगर डेफिनेशन बोलें तो ये हो सकती है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ ट्रांजेक्शन इन विच देयर इज अ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, द लॉ क्रिएट सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन दैम। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक ट्रांजेक्शन है जहाँ जिसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पार्टीज के बीच में, बस लॉ ने क्रिएट किए कुछ अधिकार, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कुछ उत्तरदायित्व बिटवीन दैम विच आर सिमिलर टू दोज क्रिएटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट, वो उससे सिमिलर हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्रिएट होते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट दैट आर क्रिएटेड विदाउट अ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस आर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अदर वर्ड्स में बोलें तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो बिना प्रपोजल और बिना एक्सेप्टेंस के क्रिएट हो गए अपने आप, उसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं हम। कंसीडर एन एग्जाम्पल। देखिए, गैस कंपनी ने इस गैस सिलेंडर भेजा ए के घर, ठीक है, लेकिन गलती से वो कहाँ बाय मिस्टेक डिलीवर हो गया, बी के घर। अब बी ने उसको यूज़ भी कर लिया, अपने घर लगा भी लिया, ले भी ली डिलीवरी उसकी और उसको यूज़ भी कर लिया। तो अब कंपनी और बी के बीच में अपने आप ही एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया कि अब बी को कंपनी ने डिलीवरी दे दी, तो अब बी का राइट बनता है कि बी उस कंपनी को पे करेगा, ठीक है ना। तो देखो, एक एक घर पे जाना था सिलेंडर, कहाँ पहुंच गया, बी के घर में। तो अब पहले तो कंपनी और ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता, ठीक है, कि भाई इसके घर पहुंचाना था, लेकिन गलती से पहुंच गया, तो इन दोनों का तो कोई पार्टी थोड़ी थी कॉन्ट्रैक्ट की, अपने आप ही इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक तरह से लॉ ने बना दिया कि भाई इसने डिलीवरी भी ले ली, यूज़ भी कर लिया, तो अब इसका एक राइट बन गया
कि इसको क्या प्रोवाइड करे, कंपनी को पैसे प्रोवाइड करे। तो एक तरह से अपने आप कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना कि इसने इसको सिलेंडर प्रोवाइड किया, इसने इसको पैसे प्रोवाइड करे, ठीक है ना। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाई, अपने आप ही इम्प्लाई हो गया इसके ऊपर, ठीक है, ये बनाया नहीं गया, अपने आप ही इम्प्लाइड हो गया। आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स के। फर्स्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट मेड बाय द डिजायर ऑफ द पार्टीज बट द क्रिएटेड बाय लॉ ऑफ द लैंड। के डिजायर्स पार्टीज की अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होते, ये लॉ अपने आप क्रिएट कर देता है। देयर इज नो एग्रीमेंट एट ऑल बिटवीन द पार्टी, कोई एग्रीमेंट नहीं होता पार्टीज के बीच में। द कॉन्ट्रैक्ट्स कम इनटू बीइंग आफ्टर अ पार्टी हैज रिसीव्ड अ प्रॉफिट और मनी। ये कॉन्ट्रैक्ट तब स्टार्ट होता है जब एक पार्टी गलती से ये रिसीव कर ले या तो मनी या फिर मनी के बिहाफ में कोई चीज़, ठीक है। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड इन केस ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ये कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड है पर्टिकुलर इंडिविजुअल के केस में, ठीक है। अब सिंपल कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। इन रियलिटी एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट रियली बी कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर रियलिटी में बोलेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, बिकॉज सच कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय लॉ। ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप लॉ ने क्रिएट कर दिया है, कानून ने क्रिएट किया है। वेयर एज ए नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, जबकि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, वो पार्टीज की एग्रीमेंट पर स्टार्ट होता है। द फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। डिफरेंसेस देखो क्या है। A normal contract is the outcome of the desire of the parties to the, whereas the implied contract is not। मतलब दो पार्टी की डिजायर का आउटकम निकलता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों ने एक चीज को चाहा है, उसने इसको स्कूटर मांगा, उसने इसको 50,000 मांगे, दोनों ने इसके ऊपर डिजायर थी दोनों की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ। बट implied contract ऐसा नहीं होता। A proposal and acceptance are essential for a normal contract, whereas not essential in implied contract। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मतलब कि एक्सेप्टेंस और ऑफर, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों चीज़ जरूरी होती है, लेकिन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती। और इन ए नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज अराइज एज सुन एज कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। देखो अब ऑब्लिगेशन तब अराइज हो जाती है जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, मतलब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में। वेयर इज इन एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन आर क्रिएटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। लेकिन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में लॉ के हिसाब से ही क्या है, ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा। थर्ड है एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट अराइजेज व्हेन ए पार्टी हैज रिसीव्ड अ प्रॉफिट और मनी, वेयर एज इट इज नॉट सो इन ए नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है जब पार्टी, कोई भी पार्टी है, रिसीव कर लेगा कोई प्रॉफिट या फिर मनी, तो जाके उसके ऊपर लॉ बाउंड हो जाएगा कि वो रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के भी कई टाइप्स होते हैं, तो देखिए कौन से हैं। Section 68 to 72 of the Indian Contract Act describe the various types of implied contract which are as under। फर्स्ट है सप्लाई ऑफ नेसेसिटी टू ए पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो कोई ऐसा पर्सन जो इनकम्पिटेंट है, हमने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ा था कि कम्पिटेंट होना चाहिए पर्सन। कम्पिटेंट मतलब कि वो लुनेटिक ना हो, मतलब पागल ना हो, दिमाग से थोड़ा सा अनसाउंड माइंड का ना हो, या फिर वो माइनर ना हो, 18 से कम का ना हो। तो अब देखो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन जाता है कि अगर कोई पर्सन को हम नेसेसिटीज़ की चीज़ें, मतलब जो नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं, घर, कपड़े, जो भी है, खाने का सामान, कपड़े, ठीक है, ये अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बिटवीन पार्टीज़ के एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सपोज कीजिए एक बच्चा है 18 साल से कम, ठीक है, अगर उसको हम नेसेसिटी की चीज़ें जैसे खाना, कपड़े, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये मान लो मैंने प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये मेरे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके साथ में डायरेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है कि भाई इसकी एग्रीमेंट हो, मुझे खाना कपड़े प्रोवाइड कर तो मैं पैसे दूंगा, नहीं। ये क्या हो गया, अपने आप ही इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैंने इसको खाना कपड़े प्रोवाइड करें, तो इसकी जो भी एसेट होगी, इसके पास जो भी पुरानी मतलब जो इसकी एसेट्स होगी, उसमें से मैं वो पैसे कपड़े के, जो भी खाने के कपड़े के और जो पैसे थे वो माइनस कर लूँगी, तो इसकी एसेट में से वो पैसे मैं ले लूँगी, ठीक है। तो इसने तो मेरे साथ कोई कॉन्टैक्ट किया ही नहीं, क्योंकि ये तो वैसे भी इनकेपेबल पर्सन है, कॉन्टैक्ट कर ही नहीं सकता मेरे साथ में, ठीक है। मैंने जस्ट उसकी नेसेसिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए उसको खाना और कपड़े दे दिए, और उसकी जो भी एसेट थी उसमें से जितने भी खाने और कपड़े के पैसे थे वो काट लिए, ठीक है। या फिर खाली लुनेटिक पर्सन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो माइनर पर्सन की बात कर रहे हैं। अब अगर
इसमें सिर्फ लुनेट मतलब कि सिर्फ इनकेपेबल पर्सन है वो, और प्लस में इनकेपेबल पर्सन के जो भी आश्रित पर्सन है, डिपेंडेंट जो भी होंगे, जैसे कि मान लो एक लुनेटिक पर्सन है, मतलब वो थोड़ा पागल है, अब उसके वाइफ और उसके चिल्ड्रन बच्चे उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तो इनके साथ भी, इनको भी अगर हम नेसेसिटी की सप्लाई करते हैं तो इस लुनेटिक पर्सन की जो एसेट में से वो पैसे काट लिए जाएंगे। ये लॉ हमारे को बोलता है, ठीक है। हमने इनके साथ, इस लुनेटिक पर्सन के साथ तो हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, लुनेटिक पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो लॉ यहाँ पर बाउंड होता है कि अगर आप इनको नेसेसिटी की चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो इनके एसेट में से माइनस कर लोगे वो पैसे, और आप एसेट में से उनके पैसे एक्वायर कर लोगे और उस पर्सन को नेसेसिटी की चीज़ें सप्लाई कर दोगे। तो इसमें एक तो इनकम्पिटेंट पर्सन आता है, और जो डिपेंडेंट है उसके ऊपर वो पर्सन की नेसेसिटी जो सप्लाई होती है, उन सब चीज़ों का जो पैसा होता है वो उसके एसेट में से, लुनेटिक पर्सन के एसेट में से माइनस कर लिया जाएगा, इनकम्पिटेंट पर्सन के एसेट में से माइनस कर लिया जाएगा, ठीक है। यही चीज सब लिखा हुआ है, इसमें पढ़ लेना आप। आगे देखो ये क्या है, इन द दिस कनेक्शन द फॉलोइंग कंडीशन नीड टू बी मेट। कुछ कंडीशंस हैं इसके रिगार्डिंग, देखिए। फर्स्ट, द गुड्स प्रोवाइडेड टू द इनकेपेबल पर्सन मस्ट ओनली बी नेसेसिटी। जो भी गुड्स प्रोवाइड करोगे नेसेसिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। द टर्म नेसेसिटीज कैन इंक्लूड गुड्स सुटेबल इन द कंडीशन इन लाइफ, टू द कंडीशन इन लाइफ एंड सोशल स्टेटस ऑफ सच पर्सन। नेसेसिटी में ये चीज आती है, ठीक है। B. Such necessity must not be provided to the incapable person or those who are dependent upon him. सिर्फ देखो, जो ये नेसेसिटी प्रोवाइड करोगे एक इनकेपेबल पर्सन को प्रोवाइड करोगे, और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट पर्सन है उसको प्रोवाइड करोगे, बस, और किसी को नहीं, ठीक है। सच नेसेसिटी मस्ट नॉट बी गिफ्ट ऑफ चैरिटी। नेसेसिटी जो है, नेसेसिटी चीज़ें हम ना उनको गिफ्ट दे सकते और ना ही उसको चैरिटी के रूप में दे सकते, ठीक है। D है, इट इज़ ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द इनकेपेबल पर्सन इफ देयर इज एनी। अगर देखो, प्रॉपर्टी होगी या फिर एसेट होगी इनकेपेबल पर्सन की, अगर उसके पास है, इज लिएबल विच इज लिएबल फॉर मीटिंग द लायबिलिटी। बस सिर्फ उसकी जो एसेट है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वही लिएबल होगी कि उसमें से जो भी आप नेसेसिटी प्रोवाइड कर रहे हो उसमें से आप पैसे काट लोगे। अदरवाइज वो पर्सन खुद लिएबल नहीं, क्योंकि वो लिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो खुद कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो लॉ ये कहता है हमारे को, बस उसकी एसेट में से जो भी पैसे है आप निकाल सकते हो, ठीक है। Only a reasonable price for these necessary can be realized from the property of the incapable person. It needs to be kept in mind that if incapable person already has a stock of such goods as are supplied to him, then such goods will not be deemed to be necessary. In various cases, the expense on a minor's education, reasonable expense on the marriage of a minor sister, the expense on the cremation of funeral of an incapable person's wife, husband, और देखो ये बोलता है कि रिजनेबल प्राइस ही आप उसकी नेसेसिटी जो प्रोवाइड कर रहे हो, रिजनेबल प्राइस ही उसकी प्रॉपर्टी में से काट सकते हो, प्रॉपर्टी में से ले सकते हो। ये नहीं कि आप मतलब उस पर्सन के पास स्टॉक में पड़ा है सामान, मान लो आपको खाने का सामान पड़ाना है, वही सारा सामान उसने स्टॉक में रख रखा है और आप फिर उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो अब वो गलत है। आपको सिर्फ जो रिजनेबल प्राइस है उसमें उसकी वो उसमें से वो जो उसको ज़रूरत है जो चीज़ वो करना है। जैसे कि मान लो उसकी जो इनकेपेबल पर्सन है उसकी सिस्टर की मैरिज है, तो सिस्टर की मैरिज में ये नहीं है आपकी अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हो, 20 लाख रुपए लगा दिए, नहीं। जो रिजनेबल मैरिज पैसे लगते हैं वही पैसे आपने लगाने हैं, रिजनेबल प्राइस ही आपको उसकी प्रॉपर्टी में से मिल सकता है, ठीक है। सेकंड है इंटरेस्ट इन पेमेंट ड्यू बाय अनदर। देखो, कोई पेमेंट किसी दूसरे पर्सन ने अगर आपकी करी है तो आपको जो पेमेंट है उसको करनी पड़ेगी। सपोज कीजिए जैसे कि किसी ने एक ए है एक बी है, ठीक है। ए की लैंड बी ने लीज पर ले रखी है, ठीक है, लेकिन उसने कई टाइम से लैंड का रेवेन्यू नहीं भरा है। ए ने, जिसकी लैंड है, ओनर ने लैंड रेवेन्यू नहीं भरा है, तो कोर्ट ने उसके ऊपर ये केस डाल दिया है कि जब तक अगर वो लैंड रेवेन्यू नहीं भरता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है सीज कर ली जाएगी और कोर्ट के पास आ जाएगी। तो जो बी है जिसने लैंड जो है लीज पर ले रखी है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, एक वो तो भरता नहीं, कहता कोई बात नहीं, मैं ना एक बारी जो भी लैंड रेवेन्यू तुम्हारा जो ड्यू रहता है वो मैं पे कर देता हूँ और तुम्हारी लैंड को वापस कोर्ट से छुड़वा लेता हूँ। तो छुड़वा लेता है वो, तो अब ये ड्यूटी बनती है उस पर्सन की, यानी ए की, जो लैंड का ओनर है, कि जो भी पैसे उसके इंटरेस्ट जो उसने आपके लिए पेमेंट करी है वो आप उसको पेमेंट करो, ठीक है। आगे है वॉलेंट्री बट नॉन ग्रेट्यूटरी एक्ट्स। देखो, वॉलेंट्री होता है इच्छा से, बट ग्रेट्यूटरी एक्ट नहीं है, कृतज्ञता नहीं दिखाई उसने, आपने अपने वॉलेंट्री अपने इच्छा से करा है वो चीज़। देखो,
एज पर सेक्शन 70 ऑफ द एक्ट, व्हेन ए पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, जब एक पर्सन लॉ के अकॉर्डिंग एक कुछ काम करता है दूसरे के लिए और डिलीवर एनीथिंग करता है, डिलीवर करता है कुछ उसको, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुअसली, ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाना उसको, इंटेंड नहीं है, एंड सच पर्सन एंजॉय द बेनिफिट देयरफॉर, और दूसरा जिसको मतलब जो दिया गया है सामान या जो चीज़ डिलीवर करी गई है उस पर्सन वो एंजॉय करता है उसको, तो एंजॉय कर लिया, तो लेटर इज बाउंड टू मेक कंपेंसेशन टू द फॉर्मर इस रिस्पेक्ट ऑफ, तो उसके वो बाउंड है कि जो चीज़ उसने एंजॉय करी है उसके पैसे कंपेंसेट उसको करना पड़ेगा जिसने उसको प्रोवाइड करी है। एग्जाम्पल देखिए दिए, मोहन इज ए ट्रेड्समैन डिलीवर सम गुड्स बाय मिस्टेकन एट सुदर्शन हाउस, मोहन एक ट्रेडमैन है, सुदर्शन के हाउस में गलती से उसने कोई चीज़ डिलीवर कर दी है, सुदर्शन उस गुड्स को अपनी ही गुड्स की तरह ट्रीट करता है एंड यूजेस दैम, उसको यूज़ करता है, सुदर्शन देयर बाय मेक्स हिमसेल्फ लिएबल टू पे फॉर द गुड्स, सुदर्शन उस टाइम पे लॉ बाउंड करेगा सुदर्शन को कि वो अपने आप उस गुड्स को पे करे, गुड्स के लिए पे करे, ठीक है। आगे है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। देखिए अगर हमें कोई रास्ते में कोई चीज़ पड़ी मिलती है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यानी फाइंडर ऑफ गुड्स जिसने उस गुड्स को ढूंढा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस गुड्स को बड़ा संभाल कर रखे, एक तरह से वो गुड्स उसके लिए बेली के रूप में है। बेलर और बेली का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि बेलर जो अपनी चीज़ यूज़ करने के लिए बेली को दे रहा है, तो ओनर होता है बेलर और जो यूज़ कर रहा है उस चीज़ को वो होता है बेली, ठीक है। तो अब ये आपका जो जो चीज़ आपको मिली है तो आपके पास अगर वो है, आप बेली के रूप में हो, तो आपको वो बड़ी चीज़ संभाल के रखनी है उसकी, और आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उसका ऑनर है उसको ढूंढो आप, और उसको उसकी चीज़ वापस करो, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, हो गया एक तरह से अपना। मान लो मेरे को रास्ते में पड़ा हुआ किसी का पर्स मिल गया, ठीक है, तो अब मेरा मेरा एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, तो लॉ ने क्रिएट करी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कॉन्टैक्ट किया था कि भाई मेरा पर्स गिर जाएगा तो उठा लियो फिर तो मुझे दे दियो, ऐसे ऐसा तो नहीं था ना, कुछ भी अपने आप ही क्रिएट हुआ ना कॉन्टैक्ट कि मैं उसको ढूंढूं और उसको वापस दूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक और अंडर कोएरिजन। देखो डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गई है, पेमेंट आ गई आपके ऊपर गलती से, तो क्या करना है आपको, आपको वो पर्सन को वापस देनी है। देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72 ए पर्सन टू होम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोई रीजन मस्ट रीपे और रिटर्न इट टू द पर्सन हु पेड इट, तो उसको जरूरी से रिटर्न करना है जिस पर्सन ने आपको पे किया है, बाय मिस्टेक पे किया है या फिर अंडर कोई रीजन डराने धमकाने से पे किया है, ठीक है। एग्जाम्पल ए देखो, ए और बी को मिलके सी के 10,000 रुपये देने थे, ठीक है, ए आ गया 10,000 रुपये सी को दे गया और बी को पता नहीं था कि भाई ए भी पैसे दे गया 10,000 रुपये, तो तो वो भी आके 10,000 रुपये बी सी को दे गया, तो अब सी की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे कि जो बी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे गया उसको कि वो रिटर्न कर दे 10,000 रुपये उसको वापसी, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 है, एक रेलवे कंपनी रिफ्यूज टू डिलीवर गुड्स टू ए कंसाइनी अनलेस अ लेटर पेज एन एक्सेसिव एंड इलीगल सम फॉर द कैरेज ऑफ गुड्स। एक रेलवे कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया है कंसाइनी को कि भाई जब तक वो ज़्यादा पैसे नहीं पे करेगा तब तक उसको कंसाइनमेंट देंगे नहीं, उसको गुड्स वापस नहीं देंगे उसको। इफ़ द कंसाइनी पेज टू टेक द डिलीवरी, अगर कंसाइनी ने वो सारा जो एक्सेसिव पैसे मांगे उसने दे दिया, he is entitled to recover so much of the charge that is legally excessive। तो जो वो जिस पर्सन ने दिया है ना वो पैसे कंसाइनी जो है वो अब एंटाइटल हो गया, वो लॉ को बोल सकता है, मतलब कानून का जरिया ले सकता है कि वो अपने पैसे जो उसने एक्सेसिव में मांगे थे उससे वो वापस ले सके, ठीक है। तो ये अपने आप एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया दोनों के बीच में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो आज का चैप्टर था अपना इम्प्लाइड एंड क्वासी ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ, ज़्यादा ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।